गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई है वो लेसन आपको पढ़ना है, और जो चीज़ें आपको नहीं आती वहाँ अंडरलाइन करते जाना। लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप पूछ लेना, ओके। तो रिवीजन चैप्टर नंबर 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। अब जो हमारे जीवन है, हम जो जीवन जी रहे हैं उसको पूरी सुविधापूर्ण मतलब कि आरामदायक जीवन बनाने के लिए वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। वैज्ञानिकों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। ये जो पाठ है वो हमको विक्रम साराभाई जैसे जो अद्भुत व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं उसका परिचय करवाती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिक, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। अब जिन्होंने क्या किया है तो के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य કર્યું છે। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। अब जो उनके जीवन की जो घटना है उसको हम सोचे, उससे प्रेरित होकर उसमें से कुछ सीख लेकर परिश्रम और तो परिश्रम से मतलब कि मेहनत करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं, उसको देखकर और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, लेसन देखते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उसकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। अब यहाँ बात हुई है कि एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। क्यों वैज्ञानिक थे? क्योंकि अभी वो जिंदा नहीं है, इसलिए। जब वे मात्र 2 साल के थे, कितने वर्ष के? 2 साल के, तब उसके जो गुरुदेव थे रविंद्रनाथ ठाकुर, उसने उसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी मतलब अपना नाम कमाएगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से मतलब अब भविष्यवाणी कर दी और वो कुछ कर्म न करे तो वो कुछ सच साबित नहीं कर सकता, लेकिन जो भविष्यवाणी की थी उसी पर उसने परिश्रम किया, मेहनत की, तब उसकी साबित हुई। क्या आप जानते हैं वे कौन है? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। वो कौन थे? तो कि वो थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, उसका जन्म 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद में थयो હતો। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था, मतलब उसका जो परिवार था उसकी नामना थी, वो बहुत बड़े उद्योगपति के परिवार थे। पिता का नाम था अंबालाल तथा माता का नाम था सरला देवी। उसके पिता का नाम था अंबालाल और माता का नाम सरला देवी। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 8। बाल्यकाल से ही प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। अब बाल्यकाल में ही उसने कुछ ऐसा किया था, जो बचपन का ये प्रसंग है उसको देखकर हम तो लगता है कि सफलता हासिल करने का बुलंद इरादा इसी को दर्शाते हैं। जब वह 5-6 साल के थे, कितने साल के थे? 5-6 साल के, तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। कहाँ गए थे? शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नामों ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। अब उसके पापा के साथ वो कहाँ गए थे? परिवार के साथ शिमला गए थे, और शिमला में जाके उसने देखा कि पिता जो अंबालाल थे उसके नाम पर ढेर सारी चिट्ठियाँ आती थी, बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम की खूब सारे पत्र आए। उसे ऐसा लगा
कि पापा के नाम के इतने सारे पत्र आ रहे हैं तो मेरे नाम के क्यों नहीं आ रहे, मेरे नाम के भी इतने सारे पत्र आने चाहिए। इसलिए कहीं लिफाफों पर अपना नाम और पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। उसने क्या किया, बहुत सारे लिफाफों में अपना नाम और अपना एड्रेस डाल दिया और फिर वो पोस्ट ऑफिस में डालकर आ गए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। उनके नाम पर भी, पापा के नाम पर जैसे चिट्ठी आती थी वैसे उनके नाम पर भी ढेरों सारी चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उसके मन में बालिक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। उसने पिताजी ने देखा कि इसके डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, उसके नाम की इतनी सारी चिट्ठियाँ आई है, लेकिन ऐसा काम करने के लिए उसका उद्देश्य, उसके पीछे का हेतु क्या था। तब असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। जब उसको पता चला कि ऐसा क्यों हुआ तो तब वो बहुत हंसे थे, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। लेकिन जब उसे लगा कि ये मेरा बेटा है, उसने सोचा कि कैसे मैं अपने नाम की चिट्ठियाँ डाल सकता हूँ, कैसे वापस आ सकती है, ये जानकर उसको खुशी हुई। जब वो 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते थे। जब 8 साल के थे तो साइकिल पे बहुत सारी कलाबाजियाँ, मतलब कि बहुत सारी अलग अलग वो प्रैक्टिस करते थे, तो उसको देखकर सारे लोग अचंभित हो जाते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे, उसको जो साहस वाले कार्यक्रम होते वो उसको प्रिय थे। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उसे गणित और भौतिक शास्त्र दोनों बहुत पसंद थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। उसने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की तो कि 1934 में। 1934 से लेकर 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की और बाद में उसने अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की, मतलब कि कॉलेज की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो वो कहाँ चले गए, इंग्लैंड। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित और भौतिक की बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 1914 में उसको बीएससी परीक्षा पास कर ली। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत लौट आए। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब विक्रम साराभाई थे वो भारत वापस आ गए। भारत में उन्हें सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वो किसके साथ काम कर रहे थे तो कि सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। वहाँ पे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे और उससे वो बहुत प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे, मतलब उसने शादी की। किसमें, 1942 में। उसकी बीवी का नाम क्या था तो कि मृणालिनी स्वामीनाथन। अब उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। अब आपको पता ही है कि पीएचडी करने के लिए आपको कोई शोध करनी पड़ती है, नया कुछ लिखना पड़ता है। तो उसने क्या संशोधन किया था तो कि कॉस्मिक किरणों है वो कैसे आती है, उसमें उसने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की पदवी प्राप्त की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। अब ब्रह्मांड में या तो सौरमंडल में कुछ भी जटिल क्वेश्चन हो, कोई भी अग्रे क्वेश्चन हो, तो उसका वो प्रायोगिक, मतलब कि उसकी प्रैक्टिकल करके उसका हल निकालने में हमेशा डॉक्टर विक्रम साराभाई का हाथ होता था। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियों को सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। जहाँ पहले सूरज की किरणें आती है जैसे कि हिमालय में, तो वहाँ जाके ये प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा अनुकूलन होगा। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। अब जब आप 9th में आओगे तब आपको ये चैप्टर आएगा गुलमर्ग में एक रात। तो इसीलिए भारत सरकार ने जो पहाड़ी के पास एक गुलमर्ग शहर है वहाँ जाके एक प्रयोगशाला की स्थापना की। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। बाद में विक्रम साराभाई ने क्या किया तो निजी प्रयासों, मतलब अपने लिए, अपने देश के लिए 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में भी स्थापित की, जिससे वह आजन्म
संबंध रहे, मतलब जब तक जिए तब तक उसके साथ संबंध जुड़ा रहा था। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रची। मतलब बाद में उसकी किसने स्थापना की, तो के बाद में उसने अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रची, मतलब बनाया। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर वह कार्य करते रहे। हमेशा डॉक्टर विक्रम साराभाई किस में कार्य करते रहे थे, तो कि परमाणु शक्ति के बारे में, अंतरिक्ष विकिरण के बारे में, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, इसमें उसने भौतिक और खगोल से कार्य करते रहे। जबकि सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा का आयोग के सदस्य बनाए गए। परमाणु ऊर्जा का जो आयोग होता है, मतलब संस्था होती है, उसमें वो सदस्य बन गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संसाधनों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पे ही आ गया। जब डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई तो वो परमाणु ऊर्जा का संस्थान संभाल रहे थे, उसका सारा भार वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधे पे आ गया, उसको संभालना पड़ा। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। सबसे पहले उसके क्या बने, अध्यक्ष। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का परिणाम है, क्योंकि उसने बहुत सारी मेहनत की थी। भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रशिक्षित उठने उपग्रह के अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। उसने दूरदर्शन, मौसम विज्ञान, इस सब के बारे में उपग्रह बना के उसमें सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। जबकि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना पूरा जीवन भारत तथा तो विज्ञान के समग्र विकास, उसका विकास हो अच्छी तरह से, इसीलिए उसने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया था। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। अब भारत का जो विकास था उसके बारे में उत्कृष्ट योगदान दिए, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में उसको सम्मान भी प्राप्त हुआ था। जबकि सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, उसके बाद 1966 में पद्म भूषण और 1972 में मरणोत्तर पद्म भूषण भी अलंकारों से नवाजा गया। पहले उसको 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला, 1966 में पद्म भूषण मिला और 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण उसको अवार्ड मिले थे। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। जहां निशस्त्रीकरण की संस्था चल रही थी, वहां भी उसने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ प्रतिनिधित्व किया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट यूनियन के सदस्य रहे थे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। बाद में वो यूनेस्को में चले गए। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। उन्हें क्या बना गया, तो कि इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन है उसका प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष के बाद विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकालते रहे। मतलब सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, उसने लोगों के लिए कला का, शिक्षण का सब समय निकालते गए। उन्हें ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। उन्हें अहमदाबाद के लोगों के लिए लोक विज्ञान केंद्र बनाया और नेहरू विकास संस्था की स्थापना की। वहाँ जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते हैं। जो सामान्य जन होते हैं उसको विज्ञान में रुचि हो तो यहाँ आकर जागृत करते हैं। वह 21 दिसंबर 1971 में काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम की लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। उसे त्रिवेंद्रम लॉन्चिंग स्टेशन था थुम्बा में, वहाँ उसको अपने कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने की उसकी मृत्यु हो गई, मतलब अटैक आने से उसकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र
सदा के लिए रुक गया, मतलब कि नई नई शोध करने वाला एक पासा था वो हमेशा के लिए बंद हो गया। ऐसी महान प्रतिमा को सत सत नमन नमन। शब्दार्थ देखते हैं। इरादा, इरादा मतलब विचार, संकल्प। लिफाफा मतलब कागज की वह चौकोरे थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज पत्र रखकर भेजा जाता है। ढेरों मतलब बहुत, ज़्यादा, अधिक। लैस मतलब सुसज्जित। अनुसंधान मतलब आविष्कार, खोज, संशोधन। उपाधि मतलब प्रतिष्ठा सूचक पद और खिताब। अब देखते हैं अभ्यास। विक्रम साराभाई ने अपने नाम पर खुद चिट्ठियाँ क्यों लिखी होगी? क्योंकि उसने पापा के नाम की इतनी सारी चिट्ठियाँ देखी तो उसे लगा कि मेरे नाम की चिट्ठी क्यों नहीं आती, इसीलिए उसने अपने नाम की चिट्ठियाँ लिखी। विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है? तो मुझे भी साइकिल चलाना पसंद है, उसमें बहुत सारी कलाबाजियाँ करना भी पसंद है। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो जब वो 5-6 साल के थे तब उसने अपने नाम की ढेरों सारी चिट्ठियाँ लिखी थी। बाद में 8 साल के हुए तो जब वो मतलब शिमला में उसने बहुत सारी अपने नाम की चिट्ठियाँ लिखी थी। जब 8 साल के हुए तो साइकिल के बहुत सारे कलात्मक परिश्रम करते थे। लोग उसको देखकर अचंभित हो जाते थे। अब निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे। छात्र शब्दकोश के अर्थ ढूंढकर उत्तर देने का अपना हाथ खड़ा करेंगे। जैसे कि गाथा, प्रतीक, विक्रम, तत्पश्चात, कैम्ब्रिज, भौतिक, अंतरिक्ष, प्रयोगशाला, इंटरनेशनल, मृत्यु, ऊर्जा, युवा, उत्कृष्ट, स्मारक, पुरस्कार और हवाई। अब ये जो शब्द थे उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। दूसरा है दूरदर्शन टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक और क्यों? कारण सहित तर्क कीजिए। तो मैं आपको ये तो लिखवा दिया है। स्वाध्याय, तो आपको भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया, मतलब सारे वाक्य जोड़कर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो ये भी मैंने आपको करवा दिया है। निम्नलिखित एक वचन को बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। लड़का तो लड़के, किताब तो किताबें, नदी तो नदिये नदिया, नारी तो नारी नारिये नारियों, माली तो माली। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकालते लेते थे। उनसे ही प्रयोग से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान की प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते थे। तो ये भी मैंने आपको लिखवा दिया है। अब ये भाषा सज्जता। यह किताब कोकिला की है, लड़का गेंद से खेल रहा है, दरवाजे पर कोई है, प्रीति के पास कुछ तो है। तो किताब किसकी है? तो कोकिला की है। कौन खेल रहा है? लड़का खेल रहा है। दरवाजे पे कौन है? दरवाजे पे कोई है। प्रीति के पास क्या है? प्रीति के पास कुछ है। तो उपयुक्त वाक्य 1 और 2 में व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते हैं, लेकिन 3 और 4 वाक्य है उसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि दरवाजे पे कोई खड़ा था, प्रति के पास कुछ भी हो सकता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब पहले 2 वाक्य है वो निश्चित है कि जिस सर्वनाम के द्वारा किसी के पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध कराया जाए, जिससे हमको आंसर मिल सके परफेक्ट, उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अनिश्चित वाक्य मतलब कि तीसरे और चौथे वाक्य में अनिश्चितता है कि उसके पास कौन सा व्यक्ति है, कौन सी वस्तु है, तो ये हमें पता नहीं है। तो वैसे वाक्य को हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको होमवर्क में है चैप्टर नंबर 7 पढ़ के आना है, अंडरलाइन करनी है। चैप्टर नंबर 6 में आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।